गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 2 वन्य एवं वन्यजीव संसाधन की हमारी तीसरी वीडियो है। इसके पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि जैव विविधता को हमने समझा। उसकी अगली वीडियो में हमने देखा कि भारत में किस प्रकार से वन्य और वन्यजीव संरक्षण के लिए कार्य किया गया है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि वन और वन्यजीव संसाधन के प्रकारों को, उनको वनों को किन किन श्रेणियों में विभक्त किया गया है। हम देखते हैं कि हमारे देश में जितने भी वन और वन्य संसाधन हैं उसको संरक्षित करना या उसका प्रबंध करना व उसको नियंत्रण में रखने का कार्य डायरेक्ट रूप से केंद्र सरकार ने या सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है। केंद्र सरकार ने हो या राज्य सरकार ने डायरेक्ट रूप से वन जो है या वन संसाधन जो है या वनों में जो जीव जंतु रह रहे हैं उन सब पे जो है वो सरकार का अधिकार है। आगे हम देखते हैं कि हमने वनों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा है। पहला है हमारा आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या होता है? तो हमारे देश में वन भूमि या वन क्षेत्र से जितना वह हमारा वन क्षेत्र है उसके आधे से भी ज़्यादा जो है वह आरक्षित वन जो है हमने घोषित कर दिए है। आरक्षित वन क्या होते हैं? तो आरक्षित वन जो होते हैं वो उसमें उनके अंतर्गत आरक्षित वनों के अंतर्गत जो संसाधन होते हैं जैसे कि लकड़ियाँ या जंगल में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की औषधियाँ ये बहुत ही मूल्यवान होती है। तो इसे वह जो जिन जिन वन क्षेत्र में मूल्यवान संसाधन होते हैं वह आरक्षित वन कहे जाते हैं। इनमें वन्य प्राणियों के संरक्षण को भी ध्यान में रखा जाता है। अगला है हमारा रक्षित वन। तो वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा हमने किसको घोषित कर दिया है? रक्षित वन घोषित कर दिया है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए, मतलब इन वनों का जो है विनाश हो रहा था तो इसको बचाने के लिए उन वनों को हमने रक्षित वन की श्रेणी में रखा है। जो वन धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो रहे हैं या नष्ट हो रहे हैं और इनकी सुरक्षा करना हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तीसरा है हमारा अवर्गीकृत वन। तो इसके अंतर्गत रक्षित वन और आरक्षित वन जो घोषित किए गए हैं, इसके अलावा जितने भी वन क्षेत्र हमारे देश में बसता है हम उसे अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रख देते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है? जैसे कि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें फल पेड़ पौधों जो है वो नहीं विकसित हो पाते हैं, वहाँ पे बंजर भूमि रहती है, चाहे वो सरकार की हो, चाहे वो किसी व्यक्ति की हो या किसी भी समुदाय की हो, उसे हम अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रख देते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी व अन्य वन पदार्थों को ध्यान के लिए किया जाता है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जितना भी वन क्षेत्र है उसका 75% जो हिस्सा है वो आरक्षित वन के अंतर्गत रखा गया है। वही इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल ऐसे भी कई राज्य हैं जहाँ जिनके वन क्षेत्र का अधिकतर जो भाग है वह आरक्षित वन में रखा गया। मतलब कि उन राज्यों में जो वन है वहाँ पर मूल्यवान संसाधन अत्यधिक है। आगे हमारा टॉपिक है समुदाय और वन्य संरक्षण। क्योंकि बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो कि जंगलों में ही रहते हैं, उनके द्वारा जो वनों की सुरक्षा करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वह हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में बनाना कोई नई बात नहीं है, हम इस तरह की नीतियाँ बनाते ही हैं। आमतौर पर इस बात से हम अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के भी आवास है। बहुत सारे ऐसे, मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वनों के अंदर ही रहते हैं और वनों से प्राप्त संसाधन से ही उनका जीवन यापन होता है। तो यह जो लोग होते हैं इन्होंने वनों के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। हम देखते हैं कि सरिस्का बाग रिजर्व जो कि राजस्थान में है, वहाँ के उन गाँव के लोगों ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहाँ पर खनन कार्य करना बंद कर दिया। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम वनों में जाके खनन कार्य, मतलब कि भूमि को खोदने का कार्य करेंगे तो इससे वहाँ पर रहने वाले जानवरों को काफ़ी परेशानी होगी। तो उन्होंने स्वयं निर्णय लेकर खनन कार्य जो है वह बंद कर दिया। सरकार की ओर से भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया गया। मतलब सरकार ने भी, अगर उन्होंने ये कार्य किया है तो सरकार ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। सरकार भी उस बाग में, उस रिजर्व में जाके किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं करती है। हम आगे देखते हैं कि ऐसे बहुत और अन्य समुदाय है। जैसे कि राजस्थान के अलवर ज़िले में 5 गाँवों के लोगों ने 1200 स्क्वायर फीट वन भूमि बेरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से वहाँ के वन्यजीव को बचाते हैं। इन गाँव के लोगों ने क्या करा? 5 गाँव थे, वहाँ के लोगों ने उस जितनी भी वन क्षेत्र की भूमि आती थी उन्होंने स्वयं के कानून बना लिए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर बाहरी लोग नहीं आएंगे और शिकार करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। मतलब उन्होंने वन्य जीवों की सुरक्षा करने के लिए स्वयं ही संघर्ष किया, स्वयं ही प्रयास किए। क्यों? क्योंकि वह खुद उस वन क्षेत्र में रह रहे हैं।
इसके अलावा हम देखते हैं कि हिमालय के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, जिसको आप जानते ही होंगे कि पेड़ों को रोकने के लिए कई समुदायों ने पेड़ों से वो चिपक गए थे कि हम इन पेड़ों की कटाई को होने नहीं देंगे। ये सब पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम भी जो है वह चलाया गया था। इसकी शुरुआत 1988 में उड़ीसा में की गई थी। बाद में संयुक्त वन कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाया गया तथा ग्रामीण क्षेत्र में राज्य स्तर पर इसके लिए कार्य किए गए। वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से इसके लिए कार्य करते हैं। इसके बदले में जो समुदाय वहाँ पर रहते हैं, जैसे कि गैर इमारती वन उत्पादकों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी के भी वह भागीदारी होते हैं, क्योंकि वो उस क्षेत्र में रह रहे हैं, उनका जीवन यापन उसी से चल रहा है। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण व क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। स्थानीय समुदाय के फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका उनकी होनी चाहिए अथवा विकास की क्रियाएं मान्य होनी चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि अगर सरकार किसी क्षेत्र विशेष के लिए पर्यावरण से संबंधित नियम बना रही है, वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित कोई नियम बना रही है, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी सहभागिता को लेना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तभी वो योजना या वो कार्यक्रम जो है जो पर्यावरण के लिए हम चला रहे हैं वो सफल हो जाएगा। इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।